हेलो एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, गवर्नमेंट बजटिंग, जिसको अपन लोकल में बजट बोलते हैं। अपन देखते हैं ये GS3 का टॉपिक नंबर 3 है। और इसको मतलब ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और इसका यूटिलिटी चारों GS में होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजटिंग में, तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे इसके, क्या बेसिक कंसेप्ट हैं। फिर अपन पढ़ेंगे रिलेटेड कंसेप्ट्स की, मतलब ये जो बजट होता है ये कहाँ से ड्राइव होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारा कुछ। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे जो रीसेंट बजट आया है, और रीसेंट बजट और एक साल पहले वाला बजट भी। अब ये ऐसा क्यों, 2 साल के बजट क्यों पढ़ना है? तो 2022-23 में जो बजट आया था उसका थीम था अमृतकाल। तो अमृतकाल की शुरुआत करी थी इन्होंने, है ना। और 2023-24 में इन्होंने क्या किया, विज़न फॉर अमृतकाल, मतलब अमृतकाल में क्या क्या करेंगे ये इन्होंने प्रेजेंट किया। तो अभी 2022-23 में जो बजट आया था उसके अंदर उन्होंने जो कंपोनेंट्स और जो स्कीम्स और सब स्कीम्स लाए थे, वो सारी की सारी स्कीम्स ऐसी थी कि लॉन्ग गो पे थी। अभी उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स 2023-24 के बजट में लेके आए। तो अभी अपन आते हैं बेसिक्स पे, है ना। तो अब बजट क्या है, तो बजट समझते हैं क्या है। पहले अपन ये जान लें कि बजट इज़ नॉट मेंशन इन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बजट मेंशन नहीं है तो बजट कैसे टेबल करते हैं ये लोग पार्लियामेंट में। तो इसके लिए टेबल करने की सिंपल सी प्रोसीजर है। बजट में 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होते हैं, एक आर्टिकल 112 के अंदर, एक आर्टिकल 114 और एक आर्टिकल 117। 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, 114 के अंदर अप्रोप्रिएशन बिल आता है और 117 के अंदर फाइनेंस बिल आता है। अभी जो फाइनेंस बिल होता है ना, ये इसका क्या पर्पस होता है, अप्रोप्रिएशन बिल का क्या पर्पस होता है और AFS का क्या पर्पस होता है, ये अपन पढ़ते हैं जब अपन पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ओके, तो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अपन अब आते हैं कि अब जो बजट होता है वो बनाता कौन है। तो बजट बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो अच्छा दिमाग खोल के इसको याद कर लो एक बार कि कभी भूलो ना कि बजट कौन बनाता है। तो बजट बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर भी एक बजट डिवीज़न होता है। कौन सा डिवीज़न होता है? बजट डिवीज़न होता है। ये बजट डिवीज़न इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। इसके अलावा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मतलब एक और चीज़ याद रखना कि जो बजट होता है उसकी एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाता है। कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। कौन है इससे कोई मतलब नहीं है, वो करता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो बजट होता है, अब इसमें और कुछ रह गया? नहीं रह गया। अभी बजट में अपन देखते हैं बजट के कंपोनेंट्स, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में हर साल एक क्वेश्चन आता है और मेंस का सीधा क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इस वाली टेबल से। तो एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो ये है, देखो। अब बजट क्या होता है? बजट में कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ इनकम्स होंगी, राइट। बजट के अंदर कुछ होंगे एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के और कुछ होंगे इनकम होंगे। अभी बजट पढ़ते टाइम एक चीज़ याद रखना है कि बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंटर में रखना है, ना तो इसमें आप खुद को लाना कि हमारा क्या एक्सपेंसेस है हमारे। अगर ऐसा करोगे ना तो नहीं समझ पाओगे। बजट मतलब कौन बना रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का सेंटर, गवर्नमेंट को सेंटर में रखना। अब गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो रिसेट हो जाएगी, और जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, मतलब खर्चे होंगे, वो एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। तो इतना बस समझ लो कि गवर्नमेंट को सेंटर में रखना है, अपने आप को नहीं रखना है। जब गवर्नमेंट को आप सेंटर में रखोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो अब इसके पहले क्या करते हैं, बजट में ना 2 ब्रॉडर कंपोनेंट्स को, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, उनको ब्रॉडर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है कैपिटल वाली कैटेगरी, और एक होती है रेवेन्यू की कैटेगरी। अब रेवेन्यू मतलब क्या होता है? राजस्व, ठीक है। आय, बेसिकली आय को बोलते हैं रेवेन्यू। लेकिन अब जो आय हो रही है ना, उस आय को, मतलब इनकम को भी इंश्योर करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स होते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझो इस बात को कि जो रेवेन्यू होगी उसके अंदर कुछ इनकम्स होंगी, कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे। जैसे रेवेन्यू वाले पोर्शन को एक मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे मेरे फादर हैं, ही इज़ अ टीचर, तो उनको जो सैलरी मिलती है उस पर कुछ टैक्स लगता है जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इस इनकम टैक्स को डायरेक्टली इम्पोज करते हैं ये लोग, तो ये कहलाया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है।
अब इनकी जो सैलरी, इनको जो सैलरी मिली, ये सैलरी क्यों देते हैं? क्योंकि इनसे कुछ काम कराते हैं। क्या काम कराते हैं? पढ़ाने के अलावा बहुत कुछ कराते हैं, लेकिन अभी समझ लो पढ़ाते हैं। मेरे फादर जब पढ़ाते हैं तो उनको उस पढ़ाने के लिए कुछ सैलरी मिलती है, उस सैलरी पे कुछ टैक्स भरते हैं वो, तो वो इनकम टैक्स हो गया। तो ये जो टैक्स भरते हैं किसको भरते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं तो ये क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम हो गई, है ना। अब जो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है मेरे फादर को, वो क्या होगी? एक्सपेंडिचर हो गई। और ये सब कुछ कैपिटल वाला तो चल नहीं रहा है। कैपिटल मतलब कुछ असेट वसेट तो बन नहीं रही है मेरे फादर मतलब गवर्नमेंट की। तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू वाला पोर्शन। रेवेन्यू वाले पोर्शन में ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू हो गया इनकम। इस एग्जाम्पल को याद रखना। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको बार बार 2 बार 3 बार सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया रेवेन्यू वाला पार्ट। अब आ जाते हैं कैपिटल वाले पार्ट पे। तो जो कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब क्या होता है? असेट। ठीक है, किसको भी सेंटर में रखना है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास जो मनी आएगा उसको कैपिटल रिसेट बोलेंगे, और जो मनी कैपिटल खरीदने में जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर। देखो अब भी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा। जैसे ये कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली बॉन्ड्स इशू करती है मार्केट में। तो उसने जो बॉन्ड इशू किए, इस बॉन्ड के लिए कुछ मतलब जैसे अब तो प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी खरीद सकते हैं बॉन्ड्स गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह। न्यू मैकेनिज़्म आई है, अब वो अलग से उसको किसी और दिन सेटल करेंगे। बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने इशू किए उसके लिए कुछ इनकम होगी गवर्नमेंट की। कैसे होगी? ये जो बॉन्ड इशू किए तो ये फ्री में तो देंगे नहीं लोगों को, तो जो लोग होंगे जो पैसे देंगे वो बन जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या? इनकम। लेकिन ये कौन सी इनकम कहलाएगी? अब अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लायबल टू रीपे। ठीक है, अगर ये लोग जिस दिन बॉन्ड लेके वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो गवर्नमेंट को उसको वापस से लिक्विड करके देना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा डेट रिसिट, क्योंकि ये डेट बन रहा है ना गवर्नमेंट का, और इनकम हो रही है तो रिसिट हो गया। तो ऐसी इनकम गवर्नमेंट की जिससे डेट क्रिएट हो, वो डेट रिसिप्ट के अंदर आएगा। किसके? कैपिटल के अंदर। बहुत इजी है, अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। जहाँ पे डेट नहीं बनेगा वो नॉन डेट रिसिप्ट कहलाएगी गवर्नमेंट की, है ना। रिसिप्ट कहलाएगी गवर्नमेंट की, है ना। अब नॉन डेट रिसिप्ट कौन सी होगी? जैसे गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट कर दिया, जैसे PSUs, जैसे ONGC और फलाना ठिकाना जितनी भी PSUs है उनका डिसइन्वेस्टमेंट तो चला ही है। अभी आप लास्ट 8-10 साल में देखो तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट किया है, इस कुछ बेचा है ना, बॉन्ड्स बेचे हैं ना, इस बॉन्ड मतलब शेयर बेचे हैं ना इन PSUs के, तो उन बेचने वाले जो शेयर्स होंगे उनसे डेट तो बना नहीं ना गवर्नमेंट का, लेकिन इनकम इंश्योर है, तो नॉन डेट रिसेट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जिस इनकम से गवर्नमेंट को डेट क्रिएट होता है वो डेट रिसेट हो जाती है, जिससे नहीं होगा वो नॉन डेट। एग्जाम्पल बता चुका हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और नॉन डेट रिसेट, और जो अपने बॉन्ड इशू किए प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में, मतलब जो बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की डेट रिसेट कहलाती है। ठीक है, बस इतना याद रखना। अभी मैं बताता हूँ, वापस अपन उस डायग्राम पे जाते हैं। डायग्राम मतलब टेबुलर फॉर्म पे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कोर कंसेप्ट है इसके। ठीक है, देखो बजट के 2 पोर्शन हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू के अंदर कैपिटल और एक्सपेंडिचर, कैपिटल के अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट हो सकता है ना, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। नॉन टैक्स के अंदर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड ग्रांट। चलो इसको समझ लो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने बोला ना अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपन को सेंटर में रखना है ना, अपने आप को नहीं रखना है इधर। अपने आप को रखोगे काम खराब हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंटर में रखो। इनने क्या किया? बॉन्ड इशू किए। इस बॉन्ड को जब इशू किया तो इसके पास कुछ पैसा आएगा,
जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसेट कहलाएगा, वो भी कौन सा, डेट वाला। लेकिन जब इस बॉन्ड को इशू किया, इस पे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो जो इंटरेस्ट बॉन्ड पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो कहलाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से सुनो, इसको रिपीट करके सुन लेना, मैं बार बार बोलूँगा आपको मज़ा नहीं आएगा। आप ये समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए मार्केट में, तो उस बॉन्ड को जब इशू किया तो कुछ पैसा आया गवर्नमेंट के पास, तो वो कहलाएगी कैपिटल रिसेट। वो भी कौन सी, डेट क्रिएट करने वाली, डेट कैपिटल रिसेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब उस बॉन्ड पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी जिस बॉन्ड होल्डर को, तो वो इंटरेस्ट वाला जो एक कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। श्योर हो गया, यही लिखा है इधर देखो, इंटरेस्ट इधर पे देखो, इधर लिखा होगा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, ठीक है, ग्रांट गिवन, सब्सिडीज, डिफेंस और सैलरी, ये हो गया। इसके बाद आ जाओ कैपिटल में रिसेट और एक्सपेंडिचर। रिसेट जो होती है ना वो डेट होती है और नॉन डेट होती है, समझा चुका हूँ। जब अपन अपने खुद के देश में से लेते हैं ना, मतलब खुद के देश से अपन जो मतलब अपने जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर कुछ बॉन्ड इशू किए, सिक्योरिटीज इशू करी, उससे जो इनकम हुई वो इंटरनल डेट कहलाएगा। जब अपन IMF और इन सब से जो बोरो करते हैं वो कहलाता है एक्सटर्नल डेट। तो अब आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो कि जो गवर्नमेंट होता है इंटरनल डेट ज़्यादा होता है कि एक्सटर्नल। ऑब्वियसली इंटरनल डेट अराउंड 90% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ज़्यादा है इससे, ठीक है, तो ये याद रख लो। और नॉन डेट भी बता चुका हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट। और देखो लोन रिकवर्ड मतलब जैसे लोन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो ये लोन जो दिया ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लोन दिया ना, पैसा कम हुआ ना, तो ये हो गया लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब इस लोन को रिकवर करेंगे तो वो कहलाएगा नॉन डेट रिसेट। नॉन डेट मतलब कैपिटल वाला, ठीक है। तो कैपिटल के अंदर नॉन डेट रिसेट कहलाएगा जब अपन लोन को रिकवर करेंगे। जब लोन देंगे तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है गवर्नमेंट से दूर। तो देखो जो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी वो रिसेप्ट हो जाएगी और जो दूर गई वो एक्सपेंडिचर हो जाएगी। बस इतना सा कंसेप्ट है, ये देख लो आप। इसमें इंटरनल हो गया लोन रिकवर्ड और एक्सपेंडिचर ये हो गया। तो ये हो गया ये वाला पोर्शन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ऐसे करके ले लो इसकी स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। अब बजट कैसे टेबल होता है पार्लियामेंट में, तो सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो बजट को रखती है। बजट मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेबल करती है। उस टेबल को जब रखती है, उस टेबल के बाद स्पीच होती है उनकी, फाइनेंस मिनिस्टर की। उस स्पीच के बाद डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद एडजर्नमेंट हो जाता है हाउस का। क्यों हो जाता है, उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि ये जो AFS आया ना, इसको डिफरेंट जो कमिटीज़ होंगी वो स्क्रूटनाइज करेंगी, मतलब क्या प्रोविजंस हैं, कितने अच्छे हैं, कितने नहीं हैं। फिर ये जो कमिटीज़ स्क्रूटनी के बाद कुछ रिकमेंडेशन देती है, जो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है लेकिन गाइडिंग होती हैं। अब गाइडिंग कैसे होती है, यही तो डेमोक्रेसी की मतलब एक बहुत प्यारी चीज़ है कि जो कमिटीज़ हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो उस पर सरकार सोच विचार करेगी, इसलिए ये एडजर्नमेंट हो जाता है, ठीक है। इन कमिटीज़ में अपोजिशन के मेंबर भी होंगे, पार्टी मेंबर्स भी होंगे और डिफरेंट। फिर इसके बाद जब वापस से सेटिंग होती है तो वोट ऑन डिमांड ऑन ग्रांट होते हैं। ये क्या होता है, ये आपका काम है देखना, मैं नहीं बताऊंगा। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है ये समझ लो, ये बताता हूँ। 114 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि मतलब डिमांड है ये कॉन्स्टिट्यूशन की कि अप्रोप्रिएशन बिल आपको टेबल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 266 के अंदर भी लिखा हुआ है कि नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्यों लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अगर वो एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं और ऑब्वियसली उसी से आएंगे, तो उन एक्सपेंडिचर को पहले टेबल करना पड़ेगा। उस टेबल करने के वाले बिल को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। और कोई भी टैक्स जो इम्पोजिशन होगा
मतलब जैसे टैक्स कलेक्शन करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस टैक्स कलेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई बिल, विधेयक लाना पड़ेगा। उस बिल को बोलते हैं फाइनेंस बिल। विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स, कैन नॉट कलेक्ट एनी टैक्स। याद रखना, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और एक और बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारे लोग कंट्ररी भी करेंगे मेरे को, बोलेंगे कि आप ये गलत बता रहे हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस एंड कलेक्ट टैक्सेस बट कैन नॉट इंक्रीज टैक्सेस। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्या है बजट के। ऑब्जेक्टिव एश्योर्ड प्लानिंग बता चुका हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मिसलेनियस में बताता हूँ क्या है, रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल समझो। अब मिसलेनियस में एक आता है मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट होते हैं ना, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब। तो ये सब आपको इनके फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। इनको मैं बता दूंगा एंड में, फॉर्मूलेस बता दूंगा, समझा दूंगा कि फिजिकल डेफिसिट क्या कहलाता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या कहलाता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब कुछ अपन बाद में देखते हैं। अभी पहले अपन समझो, ठीक है। ये बस याद रखना, ये जो टेबल मैंने आपको बताई है ये कोर है ना। इसके बाद आते हैं अपन फिजिकल पॉलिसी पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का क्वेश्चन है इसका, मेंस का, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। और ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था 10 मार्कर या 15 मार्कर में आया था GS3 में। तो फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब जो गवर्नमेंट के टैक्स लेने देने से, टैक्स लेने या फिर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, बस ये कहलाता है फिजिकल। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होगी? तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, और बोरोइंग भी इसका एक कंपोनेंट हो सकता है, तो उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। देखो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का डिफरेंस इतना है तो बहुत सारे डिफरेंस, लेकिन सिंपल समझो। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है और मॉनेटरी पॉलिसी RBI लाती है। और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का टूल होता है टू कंट्रोल इकोनॉमी, टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और मॉनेटरी पॉलिसी RBI या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टूल होता है टू मेजर इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होते हैं, वी विल सेटल इट समडे एल्स, बट फिजिकल पॉलिसी टूल्स क्या होते हैं ये देख लो। तो फिजिकल पॉलिसी टूल्स होते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। देखो अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो इनकी वर्ड्स की जो मीनिंग होते हैं ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखो ऐसी पॉलिसी जो एक्सपांड करे, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाए। अब वो बढ़ेगी कैसे? जब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट सिटीजन्स के पास ज़्यादा पैसा फ्लक्स इन करेगी कि ये लो, मतलब ये बोला कि बेटा ये लो पैसे, गवर्नमेंट बोल रही है बेटा ये लो पैसे और उड़ाओ मतलब खर्चा करो, है ना। तो जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करेगी? लोगों पे। तो लोगों के पास क्या आएगा? पैसा। टैक्स रेट को कम करेगी तो लोगों के पास पैसा, लोगों से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कम जाएगा। तो टैक्स रेट को कम किया और इंटरेस्ट रेट को भी कम किया। इंटरेस्ट रेट मतलब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको स्टार लगा के लिख लेना कहीं, कि जो UPSC के क्वेश्चंस आते हैं प्री में, उसमें अगर कहीं इंटरेस्ट रेट लिखा होता है तो वो रेपो होता है, रेपो रेट, नथिंग एल्स। अब इधर पे मैंने बोला है रेपो रेट को कम करना, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मतलब रेपो रेट कम हो रहा है। जब रेपो रेट कम होगा तो ऑब्वियसली लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा, और जब लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियसली लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा टू इन्वेस्ट, टू खर्चा करने के लिए। ओके, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? इन सब का अपोजिट होता है। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देती है, टैक्स रेट्स को बढ़ा देती है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, मतलब रेपो रेट को बढ़ा देती है। अभी दो टाइप के मतलब मैकेनिज़्म होते हैं इसके लिए, प्रो साइक्लिक और एंटी साइक्लिक। ये आपका काम है, इसको पढ़ना है आपके लिए, ठीक है। माउथ फीडिंग नहीं होगी। और अगर आपको जानना है कि क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलो,
एक शॉर्ट्स का वीडियो बना के मैं इसका छोटा सा समझा दूंगा कि क्या प्रो साइक्लिक होता है और क्या एंटी साइक्लिक होता है, लेकिन अभी आपको देखना है इसको पहले, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल देख लो, जैसे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग कोविड, बहुत पैसा डाला था गवर्नमेंट, बहुत दयालु हो गई थी, बहुत पैसा दिया था लोगों को। और नॉर्मली ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या करते हैं, एट कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब पैसे का फ्लो कम कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव तो हुई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, मोबिलाइज रिसोर्सेज, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सारा। अभी ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, सबका काम इकोनॉमिक ग्रोथ है भाई। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती क्या है, ग्रोथ इज़ अ क्वान्टिटेटिव टर्म, बता चुके हैं लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपको देखना है इंक्लूसिव ग्रोथ और प्लानिंग वाला जो अलग अलग वीडियोस है, तो लिंक मैं डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देख लेना उसको, ठीक है। अब जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को अपन मेजर करते हैं जीडीपी के रूप में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी का सिंपल सा एक सबसे पहले ट्रिक याद रख लो, सीआईजी क्या होता है बताता हूँ, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये क्वेश्चन था 2022 का प्रीलिम्स का, बना नहीं था, है ना, लेकिन अब बनना चाहिए। क्यों, अब पता है ना ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं। सी मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन, आई मतलब होता है ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जी क्या होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर्स, और ई और एक्स तो ई और आई तो पता होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, तो ये सारा कुछ जब इसमें वैल्यू पुट करोगे जीडीपी आ जाएगी। और भी जब जीडीपी को और डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, जीडीपी का देख लेना 3 मेथड्स होती हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम मेथड और ब्ला ब्ला, तो उनको देख लेना। आपका काम है ये देखना कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी, तो थोड़ा देख लेना फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। और इंडिया कौन सी मेथड को ऑप्ट करता है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, ये भी देख लेना, ठीक है। और ये डेफिनेशन लिखी है कि जीडीपी इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अपन बोलते हैं ना जीडीपी ग्रो हो रही है, मतलब जीडीपी ग्रो हो रही है मतलब अपने जो गुड्स और सर्विसेज थे अपनी इकोनॉमी में वो बढ़ रहे हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, जब वैल्यू बढ़ेगी तो जीडीपी ग्रो हो जाएगी। तो जीडीपी ग्रोथ क्या कहलाती है, जीडीपी ग्रोथ इज़ नथिंग बट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खत्म, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बजट 2022-23 पे आ जाते हैं अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमने साथ में मतलब डाला है इधर, बहुत ही ईजी करके दिया है। आप इसको अगर पढ़ लेंगे ना एक बार, तो आपका जो आने वाला मेंस होगा मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होगा, इसके आगे 40-45 मिनट का टोटल वीडियो रहेगा, 1.5 या 2x पे देख लेना। लेकिन इसमें जो मैंने थीम्स बना के रखी है ना आपको, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। आप बस इसको अच्छा दिमाग को खोल के सुनना है ना। देखो 2022 की थीम क्या थी, आज़ादी का अमृत काल। 2023 की थीम क्या थी, विज़न फॉर अमृत काल, विज़न फॉर अमृत काल। ये अमृत काल क्या है भाई, 25 साल का काल है, 75 से जब 100 साल हो जाएंगे अपन को, इसके बीच में क्या क्या गवर्नमेंट को करना है, ये सारा कुछ, मतलब सारा कुछ तो नहीं, उसमें से कुछ कंपोनेंट विज़न ऑफ अमृत काल वाले बजट में आया, जैसे कि जो कि 2023-24 का बजट है। अब आ जाते हैं अपन, देखो बजट को मैं ना पिलर्स के फॉर्म में पढ़ता हूँ, और ये ना मुझे ये हैबिट मुरनाल सर के वीडियोस से, मतलब मैं इसको ऐसे फ्रेम किया है, ये बहुत इजी हो जाता है यार। समझो अब कैसे हो जाता है इजी, कि अब अपन को पढ़ना है 6 पिलर्स होते हैं इकोनॉमी में। सबसे पहले मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें लास्ट ईयर का जो येलो कलर में है ना, ये कलर ही चेंज कर देते हैं, जो येलो कलर है ना, ये वाला येलो या फिर जो भी कलर है, ये वाले कलर में जो भी लिखा होगा ना, वो 2022-23 का बजट है, बजट के प्रोविजन है। और जो रेड कलर में है वो 23-24 का बजट है। तो मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखो, क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट्स पे या फिर कोई भी डिजिटल करेंसी पे 30% टैक्स देना पड़ेगा, है ना। 30% टैक्स कैसा देना पड़ेगा, इनकम से कोई मतलब नहीं है इसका, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उस पर 30% देना पड़ेगा, इज रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर योर इनकम इज़ बिसाइड दिस इनकम, ओके। 1% TDS भी लगेगा इस पर, ठीक है, देखो ये लगा, ठीक है। इसके बाद कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़ एंड पोस्ट ऑफिस, GN वाजपेयी कमेटी फॉर IBC रिफॉर्म, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, बहुत ही कम चांसेस हैं बट आ सकता है, याद रखना ये GN वाजपेयी कमेटी फॉर IBC। IBC क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड,
ठीक है, इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो जितना मैंने बताया है। उसके बाद इस साल क्या आया है तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, मैं आपको एग्रीकल्चर का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गवर्नमेंट ने उसके सॉल्यूशंस दिए हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, सब कुछ अपन उसमें पढ़ेंगे। तो जो बजट के प्रोविज़न्स होते हैं वो आपको इसमें यूज़ करना है जब मैं ये बताऊंगा। तो अभी सिर्फ ये जान लो कि 2023 के बजट में एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड आया है। एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ाई। क्रेडिट मतलब लोन, मतलब गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर रही है इससे, जैसे फार्मर्स जो होते हैं ना, इनके पास कोलैटरल नहीं होता ना जब, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर पर जाके लोन्स दे लेते हैं और उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं एक दिन अपने दोस्त के यहाँ, मतलब दोस्त के साथ बैठा था, तो उसके पापा क्या बोलना चाहिए, ब्याज पे पैसा देते हैं। नॉर्मल पार्लेंस में अपन यूज़ करते हैं ना, मतलब लोन, मतलब लोगों को लोन देते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, तो उनका इंटरेस्ट रेट होता है 40% मैं ये, मतलब मैं जब मैंने ये सुना तो मैंने उससे ये बोला, तुम लोग क्यों देते हो पैसे, तुम लोग इंसान को ख़रीदते हो यार उसको पैसे देने के बाद, क्योंकि आप सोचो 40% यार, मतलब आपने अगर 1 लाख रुपये लिया है तो आप 1 साल में आपको 1,40,000 रुपये उसको रिटर्न देना पड़ेगा। मान लो 2 लाख रुपए कमाए 1 लाख लेके, वो जो कि मतलब अच्छी फसल हो गई तो 2 लाख, 1 लाख के 2 लाख कमा लिए, 3 लाख कमा लिए, ठीक है। कितना इंटरेस्ट हो गया आप, 40,000 रुपये इंटरेस्ट, 40,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया, ऊपर से आपने कोलेट्रल भी दिया है या फिर नहीं भी दिया है, थोड़ा कम दिया। तो ये ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है, एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटी, 20 लाख करोड़ रुपए ऐसा लोन देगी एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ऑब्वियसली ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुना होगा आप लोगों ने, ये यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन भी है। तो वो क्या करेगा, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रजिस्टर करेगा बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से। ग्रीन क्रेडिट अंडर एनएमजीआई, एनएमजीआई क्या है, एनएमजीआई कुछ नहीं है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि एनएपीसीसी के अंदर 2008 का है। ये एनएपीसीसी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर 8 सब प्लान्स हैं, उसमें से एक सब प्लान नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है। ओके, तो उसके अंदर पे नेशनल ग्रीन क्रेडिट जैसी एक स्कीम लेके आए, क्या है कैसा है, मतलब देख लेना अगर ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है, बट याद रख लो ग्रीन क्रेडिट एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसके अंडर है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया क्या है, इस सब प्लान अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, 2008 का है ये, है ना। एनडीए गवर्नमेंट लेके आई थी, एनडीए लेके आई थी, यूपीए थी ना उस टाइम, तो यूपीए लेके आई थी, ठीक है। इसके बाद टैक्सेशन सब्सिडी एंड डेफिसिट, ये दूसरा पिलर है। देखो ये जो सेकंड पिलर है टैक्सेशन सब्सिडी एंड डेफिसिट, अभी सब्सिडी तो मतलब फेजिक मैनर में कभी इंट्रोड्यूस होती कभी कम होती है, वो उस पर नहीं जाना है अपन को। डेफिसिट अपन पढ़ लेंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट। और टैक्सेशन पे आते हैं, टैक्सेशन समझ लो कि 2022 में न्यू टैक्स रिजीम आई थी, वो क्या थी, न्यू टैक्स रिजीम आई थी। उसके अंदर क्या था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स था, ठीक है। 5 से 7, 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 में 15%, 10 लाख से डिफरेंट 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 लाख के ऊपर 15 लाख तक 25%, 15 लाख से ऊपर 30%, और उस पर TDS VDS सब कुछ बहुत सारे, मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, सेस सरचार्ज, मतलब ये सब कुछ लगता था 1-2% करके। लेकिन ये था अपना 2022 वाला रिजीम। 2023 में क्या आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। कभी पेपर में आ गया कि मतलब कि न्यू टैक्स रिजीम को समझाओ, जो 2023 में चेंजेस है उसके बारे में बात करो। तो 2023 में कुछ नहीं किया इन्होंने। ये जो 2.5 लाख से स्लैब स्टार्ट हो रहा था ना, इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया इन्होंने। कैसे, अब ये जो स्लैब है वो 3 लाख से स्टार्ट होगा, 3 लाख से, यही सेम 3 लाख से कितने तक, 3 लाख से 6 लाख तक, ठीक है। 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 और 12 से 15, ठीक है। 3 से 6 तक कितना लगना है,
तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लाख से लेके 6 लाख तक लगेगा 5%, 6 से 9 पे लगेगा 10%, 9 से 12 पे लगेगा 15%, और 12 से 15 पे लगेगा 20%, और 15 लाख से ऊपर 30% सरचार्ज वगैरह मिला के वो तो 35-38% हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है इधर पे जानना कि 50,000 का एक पुश डिडक्शन मिल गया है लोगों को अपनी सैलरी इनकम टैक्स पे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मेरे अंकल को उसका प्रॉफिट मिलता है क्योंकि उनकी सैलरी नेट सैलरी 7 लाख से कम है। तो जो न्यू टैक्स स्लैब रिजीम है ना, जो न्यू टैक्स रिजीम है ना, उसके अंदर एक प्रोविज़न है जिसको बोलते हैं कि अगर आपकी सैलरी 7 लाख तक है, क्या 7 लाख तक आपकी जो सैलरी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी 7 लाख से ऊपर है तो आप ये वाले स्लैब में अप्लाई कर जाएंगे 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 वाले स्लैब में। अगर आपकी 7,15,000 भी है ना तो आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? अगर 7 लाख से कम है तो बिल्कुल टैक्स नहीं, लेकिन 7 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको 3 लाख से 6 लाख की इनकम पे 5%, 6 लाख से 7,15,000 तक 10% आपको भरना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट इट। मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छे से बताया, थोड़ा सा नहीं, आप समझो इस बात को, रिपीट कर लेना, देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये था, इसमें लिखा है न्यू टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस इन 2022-23, 50,000 एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन, नो टैक्स अप टू 7 लाख इन अ न्यू टैक्स रिजीम। बस इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इंटरनेशनल ट्रेड में लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब लास्ट ईयर एक रिफॉर्म SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो रिफॉर्म्स नए इंट्रोड्यूस करने थे वो कर चुके हैं। अगर आपको अगर देख लेना, वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पे इसके जो रिफॉर्म्स थे डिफरेंट, हालांकि मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो देख लेना। उसके बाद कस्टम ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्ट रिड्यूस टू 14 to 21%। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है, इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देख लो इसको बहुत अच्छे से। जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, सिंपल लास्ट क्लास में भी बताया था, अपनी इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, कैसे क्या हुआ अपनी इकोनॉमी में। तो समझो इस बात को, अपने सेक्टर, अपनी इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं। कौन कौन से? एग्री, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलना है ना, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था क्यों नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है कि मतलब लगता है कि आपको देख लो वीडियोस, आपको फिर आना इस बजट पे पढ़ने, आपको बहुत इजी लगेगा ये बजट पढ़ना, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ मैं ये सारा कुछ। तो अब उनको पढ़ना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या बजट में क्या क्या प्रोविजंस थे वो पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में 2022-23 के बजट में क्या था। सिंपल सा फंडा है, जो गंगा रिवर है ना वो पॉल्यूटेड हो रही है। अब क्यों हो रही है, तो उसके डिफरेंट रीज़न है। उनमें से एक रीज़न ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो अनसस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली हैं। तो उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बोला बेटा नेचुरल फार्मिंग करो, प्राकृतिक फार्मिंग करो, जिसको अपन ने लास्ट ईयर, आई थिंक सो लास्ट ईयर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो आप समझो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती, ये सारा कुछ गवर्नमेंट के केंद्र में है, मतलब सेंटर में है। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा मेंस में, 10 मार्कर या 15 मार्कर। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मतलब 2023-24 के पेपर में तो बन ही सकता है, और आगे तो बनेगा ही, क्योंकि आने वाला फेज़ नेचुरल फार्मिंग का ही होने वाला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही होने वाला था। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट ईयर बजट में आया था कि गंगा का जो भी बेसन है उस पर जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है वो सारे के सारे एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एवरी 5 किलोमीटर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और ये सब प्रमोट करना है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करना है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री का फंडामेंटल ये था लास्ट ईयर, आई थिंक जो एज मच एज आई कैन रिकॉल, कि जो SC/ST वाले फार्मर्स हैं ना उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री। अभी एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है आप जानो, है ना, मैं अब सब कुछ नहीं बताने वाला। फिर इसके बाद 2023 की थीम, मतलब UN की थीम थी UN ईयर ऑफ मिलेट्स। तो अब आप समझो मिलेट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, हर साल प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप पंजाब, MP, ये मतलब एग्रीकल्चर वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, तो फिर तो आप समझ लो कि मिलेट से क्वेश्चन आएगा।
किस्मत अच्छी है कि प्रिडिक्ट कर पा रहे हो आप लोग। मेंस में आ सकता है इस साल क्वेश्चन, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि यूएन ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है अभी, है ना। इसके लिए एक पॉलिसी आई है श्री अन्न। ये जो अन्न है ना, इसको मिलेट माना है किसने? अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। इसके बाद पीएम परिणाम स्कीम आई है। तो पीएम परिणाम क्यों आई है? फर्टिलाइज़र्स जो अपन यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर की एक प्रॉब्लम है कि अपन लोग एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो इस एक्सेसिव फर्टिलाइज़र को कट ऑफ कैसे करना है, वो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई। इसके अंदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे एग्रीकल्चर फार्मर्स को टू चूज़ एंड ऑप्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अल्टरनेटिव्स, मतलब जो फर्टिलाइज़र के अल्टरनेटिव्स हैं ना, उनको ऑप्ट करो। फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ मत करो। जैसे कि अभी एक नैनो यूरिया जैसी एक चीज़ आई है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। इफ़को लेके आया है इसको, लास्ट ईयर ही आया था शायद ही, है ना। और ये मेन प्रीलिम्स का ये ड्यू क्वेश्चन है, तो अगली साल या फिर कभी ना कभी तो इस पर क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, क्योंकि ये बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज है और बहुत सिग्निफिकेंट है एग्रीकल्चर में। मिस्टी मैंग्रोव्स के लिए है ना, कोस्टल एरियाज़ में मैंग्रोव्स का क्या काम है? आई थिंक सो एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट इट। मैंग्रोव्स फ्लड प्रिवेंट करता है। मैंग्रोव इज़ अ नेचुरल प्रोटेक्टर ऑफ आवर कोस्टल स्टेट्स। तो मैंग्रोव को भी पढ़ लेना, इसका एक पूरा एक डॉकेट बना लेना आप कि मैंग्रोव्स का क्या सिग्निफिकेंस है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, एनवायरनमेंट, मतलब डिफरेंट इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस और डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद ये भी बताना कि मैंग्रोव्स का मैपिंग कर लेना कि इंडिया के कहाँ किस कोस्टल एरिया में मैंग्रोव प्रेजेंट है। अमृत धरोहर फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वेटलैंड भी देखो, जितने इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव है उतने ही इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है, ठीक है। ये जो तीनों इनिशिएटिव है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। देखो इसमें ना, मैंने इधर में छोड़ दिया था, ये 10,000 बायो रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट प्राकृतिक खेती। ओके, देखो 2022-23 में क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना है। उसके बाद कैसे करोगे? ऐसे करोगे। ये बायो रिसर्च सेंटर आपको इनपुट्स प्रोवाइड कराएगा। इनपुट्स जैसे क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सा इनपुट एफिशिएंट है, जैसे फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में यूज़ करना है, फर्टिलाइज़र का अल्टरनेटिव क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। जैसे पीएम परिणाम इंट्रोड्यूस किया, तो पीएम परिणाम क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि आपको ये सब बढ़ाना है, नेचुरल फार्मिंग वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखो, ये पोर्टल्स जो होते हैं ना, इनके नाम याद रख लो। ये एक्चुअली जो पोर्टल्स होते हैं ना, ये ई गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, और ई गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो आपको ईज़ ऑफ डूइंग बढ़ाते हैं, आपकी ईज़ ऑफ डूइंग। तो और देखो, मैंने ये ना इंक्लूसिव ग्रोथ में बताया था आपको, जब मैंने पहला लेक्चर, मतलब दूसरा लेक्चर था एक्चुअली, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सरसाइजिंग आउट ऑफ इट, फ्रॉम इट, वो वाला जो टॉपिक था उसमें जो मैंने पिलर्स बताए थे उसके, कि व्हाट ऑल थिंग्स इंक्लूसिव ग्रोथ इनकम्पासेस। तो उसमें मैंने बताया था कि गुड गवर्नेंस एंड इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो उसके अंदर देखो ये सारे इनिशिएटिव वही है। रैम्प प्रोग्राम, रैम्प का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग मार्केट परफॉर्मेंस। किसकी मार्केट परफॉर्मेंस को बढ़ाना है? एमएसएमई की, ठीक है। और उद्यमी पोर्टल क्या है? उद्यमी पोर्टल किसका है? एमएसएमई का। ई श्रम पोर्टल लेबर पोर्टल है, ठीक है। इसमें जो ई श्रम पोर्टल है, इसमें डिफरेंट जो इशूज़ होंगे लेबर के, जैसे कोई भी इशू या फिर डिस्प्यूट होता है लेबर के रिगार्डिंग, वो लेबर ब्यूरो देखता है, ठीक है। और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था 2022-23 का, है ना, तो देख लेना थोड़ा। और प्रमोट मेक इन इंडिया फॉर इंडिया बाय इंडिया, ये रिसेंटली अभी कैसे करेंगे आप सबको पता है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखो फिर से मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब यही तिकड़मबाजी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपको समझना है कि हाइड्रोजन इतना इम्पॉर्टेंट है ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन पे साल क्वेश्चन आएगा सीधा, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बता दूँ। आप अगर बोलोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इन सब की एक छोटी 10-10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँगा, है ना। मैं तो बनाऊँगा, आप देखिएगा उसको, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए, ठीक है। और फिर आते हैं सर्विस सेक्टर पे। तो सर्विस सेक्टर में ऐसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। गिफ्ट सिटी में लास्ट ईयर
के बजट में आया था कि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, और इस साल आया टूरिज़्म प्रमोट करना है। अभी ये टूरिज़्म क्यों प्रमोट करना है? क्योंकि गवर्नमेंट ने 2023-24 के बजट की थीम रखी है यूथ अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको प्रमोट करना है। कैसे करोगे? जब आप इनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, जब आप इनको स्किल्स दोगे, जब आप इनको अपॉर्चुनिटीज़ दोगे। कैसे दोगे? टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है ये आप लोग सबको पता है। जैसे इंडिया में कोई लोग कहीं से कहीं जाते हैं तो होटल टूरिज़्म है ना, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सी वैक्सी बुक करना पड़ती है, फिर उधर पे कंजप्शन इम्प्रूव होगा, कंजप्शन इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है ना। और जब कभी बाहर से कोई लोग आते हैं तो ऑब्वियसली यूथ को क्या मिलता है? यूथ कैन एक्ट एज अ गाइड, ही कैन ओपन शॉप्स एट टूरिज़्म प्लेसेस। तो ये सारा कुछ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाओ, और ये इससे क्वेश्चन बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इट्सेल्फ अपने GS3 का मेजर टॉपिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अपन अभी नीचे पढ़ेंगे, जब बाद में अपन का आएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बजट 2-3 साल के बजट से देख लो, आपका क्वेश्चन इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो समझो इसको। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था भाई साहब ने 2022-23 में। भाई साहब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 2022-23 के बजट में। और यूनिटी मॉल मतलब देखो, जैसे MP में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 50-51 कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रोडक्ट एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक जैसे मैं सागर का हूँ तो सागर से टोमेटो प्रोडक्ट इज़ अ वन प्रोडक्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट इज़ टोमेटो प्रोडक्ट्स। अब इस टोमेटो प्रोडक्ट को बेचोगे कैसे? कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो इन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि यूनिटी मॉल खोलेंगे आपके स्टेट कैपिटल में। जैसे MP का कैपिटल है भोपाल, तो भोपाल में एक मॉल खुलेगा। उस मॉल में हर डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट होगा ना उसको रखा जाएगा, उसको ख़रीद सकते हैं आप, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस साल। इस पे क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है GS3 का, उससे आ सकता है, ये ड्राइव हो सकता है क्वेश्चन, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। कवच बहुत न्यूज़ में था जब बालासोर में जो रेल एक्सीडेंट हुआ था। कवच क्या करता है? इज़ एंटी अट्रैक्शन वाला फिनोमेना पे फंक्शन करता है। इसको भी आप देख लो अगर आपको लगता है कि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। एज सच मीन्स का क्वेश्चन नहीं आ सकता है इस पर, लेकिन कुछ ऐसा आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी और ये सब, मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, तो लास्ट ईयर कवच इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। वंदे भारत 400 नई वंदे भारत, इसमें नहीं लिखा है, लास्ट ईयर 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन को अनाउंस किया था अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इस साल उन्होंने जो रेलवे बजट है ना, अब देखो रेलवे बजट 2017 तक अलग अलग होते थे, लेकिन 2017 में सेम एक ही बजट के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया, है ना। अब 2023-24 के बजट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है रेलवे बजट में। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना इस साल 33% इंक्रीज़ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अराउंड 10 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया है इन्होंने। इसके बाद अपन देखते हैं कि और कौन कौन सा है। तो जैसे सोलर एनर्जी सबको पता है टारगेट कर, ये अब मैं तुम्हें मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगा। न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसका वीडियो मैं कल लेके आऊँगा, मुश्किल से 12 से 15 मिनट का वीडियो होगा। ये समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी मेंस में आया था, इस साल भी मेंस में आएगा, देख लेना आएगा 100%। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधा पूछ लेंगे या फिर यार। तो न्यू लॉजिस्टिक और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आपको पता होना चाहिए। इसका PM गति शक्ति, एवरीबॉडी इज़ अवेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम है, बहुत मतलब अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स आएंगी। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। मतलब नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और इस साल मेंस में क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि मणिपुर का इशू भी आया है, तो सिक्योरिटी के बेसिस पे जो GS3 का अपन पढ़ते हैं सिक्योरिटी, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम्स है। तो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी इशू है कि जो चिकन नेक बोलते हैं ना जिसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, है ना। तो उसके मतलब आप देखना, उसको मैं सिक्योरिटी में आपको कवर कराऊंगा। फिर इसके बाद और डेवलपमेंट ऑफ हो गया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। TPS क्या होता है? TPS होता है
TPS होता है टाउन प्लानिंग स्कीम और TOD होता है ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब ये क्या कहलाते हैं, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रख लो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लास्ट ईयर के बजट में प्रमोट करने की बात करी थी। अभी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट क्यों करना है, क्योंकि उसको अगर वो एफिशिएंट हो जाएगा ना तो अपना ट्रेड अपने आप एफिशिएंट हो जाएगा। तो उसके लिए 2 मैकेनिज़्म लेके आए थे, टाउन प्लानिंग स्कीम और ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। समझ लेना ये क्या होता है, ठीक है। गोवर्धन, अभी ये जो नए प्रोविज़न है इस साल के बजट में आए, गोवर्धन स्कीम में क्या है, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लाए। देखो वेस्ट तो बनेगा, इस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा आपको, रिसाइकिल करोगे आप, रिसाइकिल या डंप करोगे, जो भी करना, तो बेटर है इस वेस्ट को यूटिलाइज़ कर लो, इसका फॉर्म चेंज करके। तो क्या होता है, जैसे रिसाइकिल होता है, फिर क्या करते हैं अपन, रिफॉर्म करते हैं इसको, फिर रिन्यू करते हैं, फिर उसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो जो रीयूज़ है ना, दैट इज़ वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं गोवर्धन के अंदर, ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो गुड गवर्नेंस में आप एफिशिएंसी, क्योंकि ये एफिशिएंसी बढ़ा रहा है ना सिस्टम में। फिर इसके बाद न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, मतलब मेडिकल सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। 150 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटले ऑफ PM आवास योजना इंक्रीज़ बाय 66%। बहुत अभी चिल्ला के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि PM आवास के अंदर हमने इतने मकान दिए, तो अब ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट चिल्ला रही है तो UPSC के कानों तक तो जाएगा, और उनके कानों तक गया तो मीन्स का ये क्वेश्चन बन सकता है PM आवास का, ठीक है। और इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ना आप लिख सकते हो, मतलब इन पॉइंट्स को आप सीधा एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। CBG क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। 2023-24 के बजट में 5% मैंडेटरी कर दिया है, ब्लेंड करना पड़ेगा नेचुरल गैस में बायोगैस को, 5% बायोगैस जो अपनी जो नेचुरल गैस है उसमें ब्लेंड होगी, तो नेचुरल गैस का ऑब्वियसली इंपोर्ट कम हो जाएगा। अपन नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, कतर से करते हैं, ठीक है। तो अपन जब कम इंपोर्ट करेंगे तो अपना जो मतलब डेफिसिट है ना, मतलब अपन क्या करते हैं, अपन बहुत सारा अपना फॉरेन रिज़र्व इसको ही पे करने में चला जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत मतलब जब अपन खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, इसी को तो बोला है आत्मनिर्भर बनाना इंडिया। आत्मनिर्भर मतलब किसी भी फॉरेन एंटाइटी, किसी भी फॉरेन पावर, किसी भी फॉरेन मोआईटी पे अपना देश डिपेंडेंट नहीं रहेगा उस हद तक, जिस हद तक आ जाए तो अपन आत्मनिर्भर बनेंगे, मतलब सेल्फ रिलायंट बनेंगे, ठीक है, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, बहुत इजी कंसेप्ट है, देख लेना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे, आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन, ये 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था मतलब क्या ही क्वेश्चन पूछा था, देखना आप इसको, आपको हंसी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हंसी आएगी, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहे थे उसमें, लेकिन जब UPSC आंसर की रिलीज़ की तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आंसर था वो, मतलब सब पे आना चाहिए था वो। अब नेक्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, ये सब लिखा है। देखो इन पॉइंट्स को मैंने इधर लिखा क्यों है, क्योंकि आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में। आपने एक आंसर में एक हेडिंग बनाई वुमेन एम्पावरमेंट, अब इसमें इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट का, तो कुछ याद नहीं करना, मिशन शक्ति याद कर लो, ठीक है। मिशन वात्सल्य आई थिंक सो चिल्ड्रंस के लिए था, मिसिंग चिल्ड्रंस के लिए, देख लेना। नेशनल, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट यार ये, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर कोविड के टाइम जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो क्लासेस में एग्ज़ाम्स हुए हैं, ऑनलाइन चले हैं सब, तो वो सबको पता है कितना लॉस हुआ है मतलब पढ़ाई लिखाई का। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलेंगे, उस लाइब्रेरी में बच्चों की जो रीडिंग हैबिट है उसको बढ़ाएंगे, अच्छा प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे कि जो लॉसेस हुए हैं ना कोविड के टाइम पे वो लीज़ कर पाए गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद PBTG UPSC का फेवरेट टॉपिक रहा है प्रीलिम्स में, और अब मेंस में भी आएगा ये। मेंस में तो ट्राइब्स, आई थिंक सो ट्राइब्स आर कहाँ पे है, GS1 में है ट्राइब, है ना, ट्राइब्स को GS1 में पढ़ते हैं अपन, तो उसमें आ सकता है ये। फिर मिशन कर्मयोगी अपना जो सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड
कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और ये टारगेट याद रखना, ये प्रीलिम्स का सीधा फैक्ट बनेगा कि सिकल सेल एनीमिया को फिनिश करना है 2047 तक। तो ये समझ लो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड का डिसऑर्डर है, डिसीज़ नहीं बोलेंगे, डिसऑर्डर है। तो क्या करता है, ये शेप चेंज कर देता है, सिकल लाइक शेप बना देता है। सिकल लाइक शेप मतलब ऐसा शेप, जैसा भी शेप होता है, सिकल शेप्ड आरबीसी फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। और इससे होता क्या है, इससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब लिम्फोमा होने के कारण चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट भी लाइक लिम्फोमा होता है, बट ये नॉन कैंसरस होता है। टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा था मैं, नहीं किया क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। तो नॉन कैंसरस होता है डिजीज़ जो है ना, ये कैंसरस नहीं होते, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है ये कैंसरस लाइक होता है, मतलब लिम्फोमा टाइप होता है, ठीक है। और इसको अगर और डिटेल में जानना है तो आप पढ़ लेना इसके बारे में, इतना ही जानने का था। फिर पीएम विकास, विकास बोले तो विश्वकर्मा सम्मान, कौशल सम्मान, कौशल मतलब स्किल, ठीक है, कौशल सम्मान, विश्वकर्मा कौशल सम्मान इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करेगा, जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग हैं ना, जो हाथ से कोई चीज़ काम करते हैं यूजिंग टूल्स, ओके, मशीन का यूज़ नहीं करते, यूजिंग देयर ट्रेडिशनल टूल्स दे यूज़ टू वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री साहब की स्पीच सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर जो विश्वकर्मास होते हैं, मतलब जो हैंड स्किल्ड लेबर होते हैं, उनके लिए स्कीम्स लेके आएंगे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अमृत पीढ़ी के अंदर नेशनल स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक पीएम कौशल विकास योजना 4. देखो 4.0 मतलब है आईओटी की ट्रेनिंग देंगे, है ना। जो मतलब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जो मतलब इंस्ट्रूमेंट है, उन सब की मतलब ट्रेनिंग देंगे आपको, कौशल मतलब स्किल्स देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 2023 का जो बजट था उसके क्या क्या प्रोविजंस थे। तो देयर आर 3 फोकस एरिया ऑफ गवर्नमेंट, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन फॉर यूथ, अभी बताया ऊपर, फोकस ऑन ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, और स्टेबल इकोनॉमी। स्टेबल इकोनॉमी का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक प्रूडेंस बढ़ाना है, प्रूडेंस बोले तो कंट्रोल, ठीक है, देख लेना। और इन सब से क्या करना है, टूरिज़्म को प्रमोट करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करना है, और वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब तो ठीक है, मतलब ये सब आप देख लेना कि जो 3 फोकस एरिया और 4 जो पिलर्स हैं जिनको इम्प्रूव करना है। लेकिन इसके अलावा जो सप्तऋषि वाले प्रिंसिपल, जो निर्मला सीतारमन जी, मतलब इन्होंने जब स्पीच दिया तो उन्होंने स्टार्ट किया कि अब इस बार का जो बजट है वो 7 पिलर्स पे बेस्ड है। वो 7 पिलर कौन कौन से हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, अंत्योदय, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर, अनलीजिंग द पोटेंशियल। आपको कनेक्ट करना है इसको। देखो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं माउथ फीडिंग नहीं करूँगा, मतलब हर चीज़ नहीं बताऊँगा आपको, कुछ चीज़ें आपको खुद से समझना है, तभी तो आपका दिमाग बढ़ेगा यार। सब कुछ बता दूँगा तो क्या समझोगे फिर इसके बाद ये कुछ फैक्ट्स हैं 2023 के बजट में आया, जो कि कैपेक्स अभी बताया था, कैपेक्स 33% रेज़ किया गया है ना। 10 लाख करोड़ का बजट, समझ रहे हो ना, मतलब 10 लाख करोड़, है ना। क्या बजट बनेगा तुम समझ सकते हो। और रियल जीडीपी को एस्टिमेट किया है कि इस साल रियल जीडीपी 7% से बढ़ेगी। एक्सपोर्ट विल ग्रो बाय द पेस ऑफ 12.5%। एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये 4th पॉइंट, इसको याद रखना। और इसके साथ मैं वीडियो फिनिश करता हूँ अपनी, कि हेल्थ एक्सपेंडिचर 2022 तक, ये सुन लो बहुत अच्छे से, एक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2022 तक हेल्थ एक्सपेंडिचर था 1.4% ऑफ जीडीपी। लेकिन 2023 में बजट में बोला है गवर्नमेंट ने कि हम 2.1% ऑफ जीडीपी अपने बजट में से, जो 2.1% होगा ना जीडीपी का, उसको वो उतना एक्सपेंडिचर करेंगे हेल्थ सेक्टर में। बहुत ही मतलब आप ये समझो 50% इंक्रीज़ है ये ऑफ करंट स्पेंडिंग से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सीधा पॉइंट लिखो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कॉपी चेक करेगा आपकी। और एजुकेशन में मार्जिनल इंक्रीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गिलाता है ये,
कि 2.8% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर हो रहा था अभी एजुकेशन में, अब 2.9% ऑफ जीडीपी को मतलब एक्सपेंडिचर रहेगा एजुकेशन सेक्टर में। इसके साथ आज की वीडियो मतलब इतनी ही थी। आप इसको स्लो करके जो भी स्क्रीनशॉट जो भी लिखना है आप लिख लो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, समझाया जितना मेरे से पॉसिबल हुआ है। और आप बोलूँगा कि वीडियो देखने के बाद 1.5x पे देख लीजिए इसको, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और यार मेरे को वायरल कर दो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स अलॉट, गुड बाय।